अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज बाकायदा जो है अब ये सामने आ गई है बात कि वो जो हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला था जो कि एक बिल की सूरत में पेश हुआ था, अब आइंदा इजलास में बाकायदा तौर पर उस पर वोटिंग कराई जाएगी कि उसमें कितने नंबर्स इनको दरकार हैं, क्या इनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या नहीं हैं। ये बहरहाल अब देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरी चीज़ में अभी तक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की जो एक बात थी या एक र्यूमर काफ़ी टाइम से सरगर्म है, उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसका कोई जिक्र नज़र नहीं आता। क्या वो वाकई एक र्यूमर ही थी, क्या वैसे ही क़यास आराइयों तक ही ये बात महदूद थी? इसके ऊपर अब बात करना या गौर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पीटीआई तो बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी बार बार कह रहे हैं कि हम तो एक्सटेंशन दे ही नहीं रहे, तो आप कौन सी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। ये हो क्या रहा था एक्चुअली, और क्या जो मामला था वो सिर्फ तादाद बढ़ाने तक ही महदूद था? बहरहाल इस मामले को भी एक सस्पिशियस आय से ऑब्वियसली अपोजिशन देख रही है। हुकूमत का, जैसे कल हमने उसके ऊपर भरपूर प्रोग्राम भी किया था, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक स्पीडनेस लाने के लिए अदालती मामलात में ये काम किया जा रहा है और तादाद बढ़ाई जा रही है, जबकि अपोजिशन समझती है कि ये बदनीयती पर मबनी है और अपनी तरफ के लाइक माइंडेड जजेस की तादाद बढ़ाने का दरअसल अज़म है हुकूमत का और इरादा है हुकूमत का, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। बहरहाल इन अहवाल से कुछ चीज़ें देखते चलिएगा। फिर इसके बाद एक और बड़ी टेलिंग न्यूज़ है कि नवाज शरीफ साहब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जल्दी जो है लंदन रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि वो एक अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब यही कहते थे कि उनके मॉलेज वगैरह और सारे चूँकि लंदन में हैं और उनका जो इलाज है वो लंदन में ही हो सकता है, तो लिहाजा पहले भी वो ये बात करते थे कि मेरा जो इलाज है वो है ही लंदन में होने वाला और वहीं पर होता रहा है, वहीं होगा आगे भी अगर मेरे सीरियस कोई कंडीशंस हैं मुझे तो। और अभी भी वो यही बात कर रहे हैं कि जब उनके अपने भाई की गवर्नमेंट है कि वो लंदन जा रहे हैं। सो इज़ इट एज नॉर्मल एज दिस, या फिर जो अपोजिशन बार बार बातें करते हैं कि जब भी कुछ ऐसे सेंसेस आने लगते हैं या फीलर्स आने लगते हैं कि कोई मसला है हुकूमत को, हुकूमत की इस्तेकाम को कोई मसला है, तो उस वक्त ये रवानगी और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की तरफ से। क्या उस बात में वज़न है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फॉर द बिल इन द पार्लियामेंट, जो हुकूमत की का जो बिल है सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाने की तरफ के हवाले से है, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन फिर भी हुकूमती चूँकि बेंचेस से और उसकी तरफ से ट्रेजरी बेंचेस से इसको मुकम्मल तरीन हिमायत हासिल है। हुकूमत ने नाजरीन कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल पेश करने का फैसला किया है। वजारत कानून की तरफ से तैयार करदा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो एक एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी थी, जिसके बाद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 19 हो गई थी। तरमीमी बिल के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे अल्तवा केसेस हल करने में मदद मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो साइलिन है इंसाफ की बर वक्त यकीन दहानी का, वो भी जो है वो पूरा हो पाएगा। फिर नाजरीन नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के हवाले से भी कुछ चीज़ें मुलाहिजा कीजिएगा। इसका एक थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देखते चलते हैं कि पहले वो कब लंदन गए थे और अब फिलहाल ज़राए क्या कहते हैं। नाजरीन पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 11 सितंबर को बेगम कुलसूम नवाज की बरसी के बाद लंदन के लिए रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ का 2 से 3 हफ्ते तक का लंदन में क़याम का इम्कान है। लंदन में क़याम के दौरान उनका तिब्बी मुआयना होगा। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2018 में एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में 10 और 7 साल कंसेक्यूटिवली सजाएं सुनाई गई थीं। दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के दौरान दिल की तकलीफ के बायस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज भी रहे और लाहौर हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 में मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 की सुबह लाहौर से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन फिर बिलाखिर रवाना हुए और उसके बाद जो उनकी वापसी है नाजरीन पिछले साल इलेक्शन से बिल्कुल कबल हुई, जिस पे उन्होंने एक बड़ा अजीमुल शान जलसा किया था अपनी फौरी तौर पर वापसी पे, और उसके बाद से ही जो इलेक्शन मोड था वो दरअसल पाकिस्तान में ऑन हुआ था। ये तमाम तर नाजरीन इस बात का कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन क्या इस दफ़ा भी ये वापसी मुख्तसर होगी और उतनी ही चंद हफ्तों की होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब वो गए थे तो यही कह के गए थे कि 5 हफ्तों के लिए जा रहे हैं, जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबमिट भी कराई थी चीज़ के सिर्फ 5 हफ्तों के लिए वो इलाज के गर्ज से लंदन जा रहे हैं। लेकिन वो 5 हफ्ते कहाँ सालों में तब्दील हो गए,
मल्टीपल सालों में तब्दील हो गए, बिल्कुल पता ना चला। इस दफ़ा भी क्या कोई ऐसी चीज़ होने वाली है या फिर ये कि वाक़तन इस दफ़ा ये एक रूटीन का मामला है और इसको ज़रूरत से ज़्यादा हवा दी जा रही है? तमाम मामले पे बात करेंगे। वहीं पर नाजरीन पीपल्स पार्टी PMLN इनके थोड़े इक्वेशन पे भी बात करेंगे। ऐसा लगता है बड़े सारे इख्तिलाफात के बावजूद ये लोग एक सर्टन सेट ऑफ पॉइंट्स या एक सर्टन सेट ऑफ एजेंडा के तहत अभी भी साथ हैं और इकट्ठे हैं। क्या वो एजेंडा है, क्या वो पॉइंटर्स हैं, क्या वो बहुत कौमी नौयत की बातें हैं जिसके ऊपर सख्त तरीन इख्तलाफात के बावजूद भी, जो कि अब तो उभर के सामने आ रहे हैं, ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं? फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। स्टूडियोज़ में आई एम हेयर जॉइंड बाय सहर कामरान साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट। वेरी वार्म वेलकम सहर साहिबा। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमें ज्वाइन करती हैं नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट और माशाल्लाह अपनी जमात में एक बहुत अच्छी अथॉरिटी रखने वाली आप बात करती हैं हमेशा ताहिरा साहिबा, आपको भी बहुत खुश आमदीद। मेहरबानो कुरैशी साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेबाक आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और अपोजिशन की हमेशा की तरह एक निडर नुमाइंदगी करती आई हैं। आज भी इंशाल्लाह यही हम आपसे लुक फॉरवर्ड करते हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको भी महर साहिबा। बात का आगाज़ मैं सहर साहिबा आपसे करती हूँ। ये क्या मामला है, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का एहतजाज है उसमें बाकायदा आज चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा कहा है कि पीपल्स पार्टी या उन्होंने फुल एक तरह से अपना सपोर्ट दिया है इस एहतजाज को जो कि यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से किया जा रहा है। हुकूमत शायद इसको ख़त्म करना चाहती है, पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने शुरू किया था। पॉइंट इज़ कि आप अगर कोalition में हैं, इत्तेहाद में हैं, तो आपको एहतजाज की क्या ज़रूरत है? आप इनको साफ कहते हैं कि ये चीज़ हमें ठीक नहीं लगती, आप ये ना करें, लेकिन आपको एहतजाज करना पड़ा है। इसका मतलब ये कि हुकूमत की तरफ आपकी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल मुन्ना, देखें एक बात ये तल्ख हकीकत है कि बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर हम इत्तेहादी ज़रूर हैं और इधर भी इसको हमें क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि इत्तेहादी जो है हम पार्लियामान में है, हुकूमत में नहीं है। और पार्लियामान में जो हमारा जो पार्लियामान इत्तेहादी जो है वो हम पार्लियामान में है, हुकूमत में नहीं है। और हमारा मकसद ये है कि जो जमहूरियत का तसलसल है वो रहे, पार्लियामान जो है मजबूत रहे, ताकि ये ना हो कि इसके अंदर कोई रखना पड़े। लेकिन ये कहना कि हमारी अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारी अलग सोच है, अलग मैनिफेस्टो है, तो हम ये नहीं हो सकता कि हम हर बात पे हम बोले जी यस, ठीक है। अब ये जो इस वक्त इतनी इन्फ्लेशन है, इतने लोग परेशान हैं, एक नया मुझे नहीं समझ में आता है कि इसकी क्या वजूहत थी। और यूटिलिटी स्टोर इसलिए था कि वो लोग जिनको हम बेहतर जो है वो सहूलत के साथ कम कीमत के ऊपर जो डेली यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं वो दे सकें, ये इसका मकसद है ज़ाहिर। अब एक तो वो ख़त्म कर रहे हैं, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट है, आगे इन्फ्लेशन है, लोग बिजली के बिलों से तंग हैं, एक नया एहतजाज शुरू है। देखिए इस पर तो पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, ना सिर्फ जो है चौधरी मंजूर वो तो हमेशा लेबर की बात करते हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी का एक A to Z इसके अंदर एक बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि भाई आप इसको बंद ना करें। अगर साहिबा सिटिंग MNAs भी थे, मैंने तो सिर्फ चौधरी मंजूर साहब का नाम लिया है, इसमें नफीसा शाह भी थी और रफ़ीउल्लाह साहब भी थे, सिटिंग MNAs भी थे। बिल्कुल, देखिए अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं भी होती। देखिए हम इसलिए कि हमारा एक इसके पर एक क्लियर पोजीशन है कि आप आवाम को रिलीफ देना। बट सहर साहिबा एक आपसे अर्ज यही था मेरा कि आप क्या ये तमाम बातें ज़ाहिर है आपने बोली होंगी गवर्नमेंट को, काबीना को, कि आप ये करें, नहीं मान रहे ये लोग, क्या वजह है? मोना बात ये है कि एक हैरत की बात हमें ये होती है कि हमसे मशवरा करना, पूछना, एतमाद में लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी आप ये देखें कि जिस तरीके से जो है इजलास जो है वो आगे एडजर्न हो गया, मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर्स डे था, मिनिस्टर्स आते नहीं हैं, ठीक है। और पार्लियामानी लीडर हमारे जो है नवीद कंवर, उनका एजेंडा था, मेरी मोशन थी जो IT का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। अब ये हम सब प्रिपेयर होके आ रहे हैं, हम टाइम से बैठ रहे हैं, अब अगर हुकूमती बेंचों पे हाजिरियाँ ही ना हो, वुज़रा गायब हो, तो लगता है कि थोड़ी सी गैर संजीदगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा गैर संजीदगी है। और ये खाली इसी पे नहीं है। देखिए मैं तो अपनी ज़ाती राय में इस तहफ़्फ़ुज़ात का बड़े क्लियरली इजहार करती हूँ। देखिए बात यह है कि पार्लियामान में इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है। एज ए पीपल्स पार्टी वर्कर मुझे बहुत दुख है कि जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था जिसमें सदर मुमलिकत ने खिताब किया, उसमें जो है एक सूबे की चीफ मिनिस्टर नहीं आई, ठीक है, चले KP से नहीं आए, वो नहीं आई, चले वो तो आप पे करते ही हैं ना, ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं आई, वो नहीं आई। फिर उसके बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, वो नहीं आए, ठीक है। ये कुछ चीजें फिर इसी तरीके से सदर मुमलिकत जब लाहौर गए, बेसिक कर्टेसीज एक्सटेंड नहीं की। मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा की बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी आवाज़
माशाल्लाह वो बिल्कुल तमाम बाइसेस से ऊपर होकर बात करती है। से ऊपर बात करती है। अभी भी एयरपोर्ट पे बात हो रही थी कि उसका एयरपोर्ट के नाम के ऊपर, तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि नहीं, इस रेजोल्यूशन पास हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पे इसका नाम होना चाहिए। तो मैं हमेशा उनकी बहुत इज्जत करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से और एक बिल्कुल मैच्योर मौक़िफ़ उनका आता है। लेकिन देखिए, मैं भी इसी तरीके से अपनी राय का ज़ाहिर करी, हो सकता है मेरी पार्टी में कोई और ना करे, लेकिन ये चीज़ें पिंच करती हैं। बजट पे हमें एतमाद में नहीं लिया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर हम बजट पे वोट नहीं देते तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थे। जी बिल्कुल, तो ये हमें जा सकती है अगर बजट पास ना हो तो ये दीवार से मत लगाए ना हमें। मेहर साहिबा, ओवर टू यू ऑन दिस। ये बड़े सारे मामलात हैं, जाहिर है दो इत्तेहादी आपस में भी उनके डिफरेंसेस हैं जो कि बड़ी एक्सप्लिसिटली जो हैं वो स्पेल आउट हो रहे हैं। तो आप इसके ऊपर, जाहिर है आप तो अपोजिशन है, आप खुश होंगे, लेकिन आपकी तरफ भी लगता है ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि हमाद अजहर साहब के ऊपर अब तो लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी चार्जशीट उन्होंने लगा दी है और उन्होंने कहा है कि देखना पड़ेगा कि वो कितना संजीदा हैं, और पंजाब की जो आपकी क़यादत है वो गैर फाल नज़र आ रही है। ये क्या मामलात हैं आपकी? इन फाइटिंग की ख़त्म नहीं होके दे रही? मोना, I was just about to order popcorn में आप हमारे पे ले आई बात। देखिए, नहीं, मगर बहुत संजीदा गुफ्तगू की सहर कामरान साहिबा ने, एंड एक इत्तेहादी होने के नाते बिल्कुल इनको इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए है। और मेरे ख्याल में वो इत्तेहादी की जिसके बगैर आपकी हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती, उसको एतमाद में ना लेना। मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, हमारे भी इत्तेहादी थे और हमें हर कदम पर उनको एतमाद में लेना पड़ता था और हम लेते थे, और उसके बावजूद भी उनके रिजर्वेशंस होते थे जो कि इत्तेहादियों के होते हैं। इत्तेहादियों को साथ लेके चलना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सबकी मुख्तलिफ राय होती है, सबका अपना वोट बैंक है, सब जवाबदेह हैं, हर कोई अपने पॉलिटिकल कैपिटल को दाव पे लगाकर। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी अगर नून लीग का साथ दे रही है तो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को दाव पे लगाकर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये 17 सीटों के मैंडेट पर हुकूमत बनी है और इनको खड़ा रखना कोई आसान काम तो नहीं है। और इस सब के बावजूद कि ना सदर साहब को वो कर्टेसी एक्सटेंड हो रही है, ना उन्हें वो इज्जत मिल रही है जो कि एक सदर को मिलनी चाहिए, एक सीएम से या एक पार्टी के सरबराह से, ना उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है। सदर को इज्जत तो सबकी तरफ से मिलनी चाहिए, ऑपोजिशन इंक्लूडेड। वो कहते हैं जब उस वक्त मिलनी चाहिए, जब जॉइंट सेशन था तो आपकी जमात सबसे पेश थी हुल्लड़बाजी करने में और शोर शराबा करने में। एब्सोल्युटली जी, हमारी तो क्योंकि मोना हमारी तो रिजर्वेशन है कि आपने एक सदर का, आपने नहीं जी, हमारी तो बुनियादी रिजर्वेशन हैं। आप एक सदर को मुंतखब कैसे कर सकते थे इनकम्प्लीट हाउस के साथ, जब केपी के सेनेटर्स ही नहीं थे तो, और जब रिजर्व सीट ही नहीं दी गई थी। हमारा तो बहुत ही एक बुनियादी और असूली मौक़िफ़ था कि वो इलेक्शन ही सही नहीं हुआ, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते इनकम्प्लीट। अब वो एक और बहस है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती हूँ। वो रिजर्वेशन हम आज भी लिए बैठे हैं। आप पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप पार्लिमानी निज़ाम पे ज़र्ब लगा रहे हैं जिस तरह के इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं। बट दैट्स अ होल अदर, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस है, वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क में जिस पे हम बात नहीं कर रहे, और इस वक्त वो मौजू ही नहीं है। तो इफ यू वांट मैं उस पे बात कर सकती हूँ, मगर मौजू जी बिल्कुल। देखिए मेहर साहिबा, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आपने अपनी रिजर्वेशंस भी बता दी कि आपने क्यों एहतजाज किया था। बाद में इसीलिए मैंने आपसे जो प्राइमरी सवाल किया था यही मेरा आपसे कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोग बतौर अपोजिशन, आपसे यही तवक्को है ना कि आप लोग एक इन्विगरेट करें आवाम को इन तमाम तर मसाइल के हवाले से, आप इनको एनर्जाइज करें। आप कहाँ एनर्जाइज करेंगे? आपकी अपनी पार्टी इतनी फ्रेगमेंटेड है, कभी लड़ाइयाँ रिपोर्ट होती हैं अलीमा साहिबा में और बुशरा बीबी में, और फिर ये पंजाब की अपनी क़यादत आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था है। लाइक लतीफ़ खोसा हमाद अजहर साहब को मैंने आपको अर्ज किया है। I'll come to that। देखिए, बुशरा बीबी और अलीमा खानम साहिबा में अगर कोई भी इख्तलाफात हैं, वो एक नंद और भाभी की लड़ाई है या नहीं भी है। उनमें देखिए ये इसी तरह का रिश्ता होता है, हम सब की नंद भाभियां घर में हैं। कभी घर की लड़ाई है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे रिश्तों में अक्सर हो जाती है ऊंच नीच, और वो ऊंच नीच ठीक भी हो जाती है। ये रिश्ते निभाने वाले होते हैं और लोग निभाते हैं इन्हें ऊंच नीच के बावजूद। तो हम अगर सियासत की डिस्कशन बनाए तो वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा। जहां तक लतीफ खोसा साहब का बयान है रात का, तो मेरे ख्याल में पार्टी में भी यही राय है, उनको थोड़ी जिम्मेदारी से, बेहतर जिम्मेदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए थी। जहां तक आपको मालूम है
हमाद अजहर साहब जो हैं वो पंजाब की फर्स्टली तो सदारत का एक्टिंग चार्ज था, ही वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। अभी भी सदारत जो है डॉक्टर यास्मीन के पास है। उसके बाद वो उस चार्ज से इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त उनके पास वो चार्ज नहीं है। ही इज जस्ट द जनरल सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई पंजाब, और वो अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही हैं। जहां तक एक सुपरवाइजरी बॉडी है जो कि देख रही है कि कौन कितना एफर्ट कर रहा है, तो वो जरूर अकाउंटेबिलिटी हर पार्टी में होती है। मेरी नजर में अंडर द सर्कमस्टांसेस हमाद अजहर साहब मुझे तो जलसों पे भी नजर आए, 13 अगस्त की रैली में भी वो निकले। तो जहां तक मैंने देखा साहब ने ये भी कहा, मेहर साहिबा, वो कहते हैं कि वो सरेंडर कर देते। मैंने ऑफर की थी कि मैं आपका केस फ्री लड़ूंगा, मैं सारे पार्टी केसेस फ्री लड़ता हूं, लेकिन वो उन्होंने किया ही नहीं सरेंडर। आई थिंक सरेंडरिंग का हैज नथिंग टू डू विद लीगल फीस। आई थिंक वो उनका एक जाती मामला है, फैसला है। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे के खिलाफ 53 या उसके करीब FIRs हों और उनमें से काफी संगीन नौयत की हों और आपके सामने हो कि किस तरह काफी लोगों को जबरी गुमशुदगी का निशाना भी बनाया गया है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बेल। आई थिंक इट्स अबाउट असेसिंग द रिस्क एंड देन प्रोसीडिंग। तो वो उनका एक फैसला है और आई एम श्योर उन्होंने देख के जिम्मेदारी से ही किया होगा। मगर क्या उसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं? मेरी नजर में तो दे रहे हैं। मेरी नजर में इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, पंजाब में मुश्किलात क्या है? पंजाब में मुश्किलात ये है कि अगर हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो या इनको भिनक भी पड़ती है कि कॉल देने लगे हैं, सो एक सेक्शन 144 लगा दिया जाता है 3-3 दिन के लिए। पंजाब में लोगों के घरों पे छापे शुरू हो जाते हैं, हर चौक पे पुलिस वैन खड़ी हो जाती है, चाहे वो बड़ा शहर हो लाहौर का या वो कोई छोटा शहर हो या कोई गांव हो, वहां पर भी पुलिस की वैनें और पुलिस तैनात कर दी जाती है। मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहम नुक्ता है कि जिसपे हमें नजरसानी करनी होगी कि एक अवाम को उसके बुनियादी हकूक से जो आइन उन्हें देता है महरूम क्यों रखा जा रहा है पुलिस के इस्तेमाल से। और ये वही पंजाब पुलिस है कि जिसने बहुत तशद्दुद ढाया है लोगों पर। ये वही पंजाब पुलिस है जो हमने देखा 14 अगस्त की रात को भी खवातीन से बदतमीजी की गई, लोगों से पाकिस्तान के झंडे छीने गए, लोगों को घसीटा गया, लोगों पे पिंडी में टीयर गैस शेलिंग हुई, वो भी 14 अगस्त जैसे मौके पर। तो ये है वो नुकात कि जिसपे हमें बहस करनी चाहिए है कि एक सूबाई हुकूमत क्यों पुरअज़म है लोगों के बुनियादी हकूक को मुतासिर करने में। ठीक है, तो आपने जो बात सूबाई हुकूमत की राइट फेयर, आप लेकिन यही तो वफाक में भी हुआ ना, 144 उस रोज नाफिज हो गई, इजाजत ले ली गई। आप लोग भी एकदम जलसा किसने मंसूख कराया, ये आपकी पार्टी में इस पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन वापस आते हैं, थोड़ा इसके ऊपर व्यू पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं एंड ऑफ कोर्स ताहिरा औरंगजेब साहिबा से मच अवेटेड उनकी राय। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, सहर कामरान साहिबा ने काफ़ी भारी भरकम गिले शिकवे किए और उन्होंने PMLN के हवाले से वो ये कह रही हैं कि बार बार आप कितनी दफ़ा गोया उनकी जमात को नज़रअंदाज करेंगे। अगर वो आपके इत्तेहादी हैं तो आपको तो उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको अपने साथ मिला कर रखना चाहिए, लेकिन ना आपने उनको बजट पे साथ मिलाया। उन्होंने कहा, सहर साहिबा ने कहा कि जो जॉइंट इजलास हुआ सदर ने बुलाया उस पर मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, चीफ मिनिस्टर हैं वो, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए। और अभी जब सो मच सो कि जब सदर जरदारी साहब लाहौर गए तो उनको बेसिक जो एक रिसेप्शन होता है, एक सदर जो डिजर्व करते हैं, वो भी नहीं दिया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से। जहाँ तक मुझे इल्म है, जब जरदारी साहब गए हैं लाहौर, उस दिन मरियम नवाज साहिबा CM ऑफिस भी नहीं आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि मेरी बात जब मरियम से हुई तो उसने मुझे बताया कि उनकी तबीयत 2 दिन से सही नहीं, तो वो ऑफिस में भी नहीं आ रही। वो उस दिन रायविंड में ही थी। अगर वो होती तो वो ज़रूर एयरपोर्ट भी जाती। जरदारी साहब की हम क्यों नहीं इज़्ज़त करेंगे? वो पाकिस्तान के ना सिर्फ सदर हैं बल्कि हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं और एक बहुत बड़े सियासतदान भी हैं। इन सब बातों के अलावा पाकिस्तान में जब भी कड़ा वक्त आया उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए हमारा हमेशा साथ दिया और हमेशा हमें बढ़ावा भी दिया और हमेशा हमारी पार्टी के साथ चले। दूसरी शिकायत का भी कोई अजाला कर दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जॉइंट इजलास जो उन्हीं सदर ने बुलाया था उसमें भी ना मरियम साहिबा थी
तो उस रोज भी उनकी तबीयत खराब ना हो और वो नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे जॉइंट सेशन में? इस बारे में मुझे इल्म नहीं, उस बारे का मुझे पता था जब वो लाहौर गए हैं तो चीफ मिनिस्टर साहबा की तबीयत अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो जा नहीं सकी और ये रिसेप्शन ना हो सकी। लेकिन ये दूसरे बारे में मुझे इल्म नहीं है कि जॉइंट सेशन में वो क्यों नहीं आए। और बजट का भी मामला तायरा साहिबा, जैसे बजट पे भी वो कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया गया। सहर साहिबा कहती हैं अगर हम सपोर्ट ना करते तो हुकूमत घर चली जाती। नहीं, वो ये भी कहती हैं बजट पास भी ना हो सकता। सही बात लेकिन बजट पे जहाँ तक मुझे इल्म है कि उन्हें एतमाद में उनके जो लीडर हैं, उनके जो पार्टी के बड़े बड़े लोग जैसे नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और बिलावल जरदारी भुट्टो साहब हैं और जरदारी साहब खुद हैं, इन सब को कॉन्फिडेंस में लेके ये बजट बनाया गया था और इनकी सिफारिशात, इनकी तजावीज़ के साथ ये बजट फाइनल किया गया था। सहर साहिबा कहती हैं कि वो तब हुआ था जब आप पहले बिलावल साहब ने बॉयकॉट किया, आपको याद होगा, वो असेंबली से चले भी गए थे और उसके बाद फिर आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उससे पहले कोई नहीं। चले पहले लिया या बाद में लिया, हमने उनको साथ तो लिया ना, हम उनका साथ छोड़ कैसे सकते हैं? वादे ही क्या तो उनका साथ नहीं छोड़ सकते किसी सूरत में। आपा वो वादे ही क्या जो वफा हो गए। जी बात है कि आई थिंक हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते, हमारा चोली दामन का साथ है, हमारे नजरियात, सियासत, पॉलिटिक्स सब कुछ अपनी है, लेकिन आपका और हमारा साथ रहेगा। हम अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, आपके साथ हम चलेंगे, इसलिए कि आपको सियासत का पता है, आपको अदारों की मजबूती का पता है, आपको जमहूरियत का पता है, आपको सियासत में इखलाकियात का पता है, आपको सियासत में रवादारी का पता है, आपको सियासत के अंदर एक दूसरे के एहतराम का पता है। हमारा और आपका साथ कभी अलग नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये तो बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट तायरा साहिबा, यकीन करें आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि उनके सारे गिले शिकवे उनकी लीडरशिप सुनेगी तो यही खत्म हो जाएंगे। तो ये बताइएगा तायरा साहिबा, ये इंशाअल्लाह ताला, ये अभी मेहर साहिबा भी बहुत मुस्कुरा रही हैं, उन्होंने आप मुझे खुशी हुई है कि तमाम तर आपके इस कमेंट्स पे हर तरफ खुशियां छा गई हैं। लेकिन ये तायरा साहिबा, ये अर्ज है आपसे कि वो लोग कहते हैं हम पे 144 नाफिज करना, हमारे बुनियादी जमहूरी हुकूक से उनको महरूम करना पीटीआई को। कहती हैं मेहर साहिबा कि भिनक भी पड़ती है ना वजीर आला पंजाब को कि पीटीआई निकलने लगी है, कहीं पर अपना कोई मजमा करने लगे हैं, 4 लोग इकट्ठे होने लगे हैं, तो वो 3-3 दिन के लिए 144 नाफिज कर देती हैं। इस कदर कहते हैं खौफजदा हैं पीटीआई के मजमे से। नहीं, हम खौफजदा नहीं हैं, हम उस इंतशार से खौफजदा हैं जो इनके लोग इकट्ठे होकर बर्पा करते हैं। हम इनसे खौफजदा नहीं हैं। सियासत ये करे, पूरा पाकिस्तान सियासत के लिए खुला है, लेकिन जब सियासत में तशद्दुद आता है, इंतशार आता है, तो उससे खौफजदा ज़रूर होते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कोई नुकसान ना पहुँचे, पाकिस्तान के अदारों को कोई नुकसान ना पहुँचे, पाकिस्तान में जो सियासतदान है एक दूसरे की वो एहतराम। मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 35-40 साल इसी सियासत के मैदान में गुजरे हैं। मैंने कॉरपोरेशन का पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं अपोजिशन में बैठी, माशाल्लाह अपोजिशन में बैठना भी मुझे आता है। हुकूमत में भी मैं जब आई असेंबली में, पहला मेरा इलेक्शन जो था, उसके बाद हम अपोजिशन में बैठे और मैंने अपोजिशन में बैठ के ये सीखा कि हुकूमत के साथ कैसे चलते हैं। इन्होंने ना हुकूमत में सीखा कि अपोजिशन के साथ कैसे चलते हैं, ना अपोजिशन में सीखा कि हुकूमत के साथ कैसे चलते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको लेके आगे बढ़े तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है। इन्होंने जब भी कोई किसी किस्म का धरना दिया, जुलूस निकाला, हड़ताल की, कुछ भी किया, उसके आखिर में नुकसान उठाना पड़ा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और ये भी मैंने बताऊँ, सियासत में ये दफ़ा 144 लगती रहती है। मैंने बड़ी दफ़ा ये दफ़ा 144 देखी अपनी ज़िंदगी में। तो क्या किया करें, तोड़ दिया करें इनकलाबीपन के, हम लोग जेल में भी गए। देखिए ना, फैसला बल्कि मैंने बेगम नवाज शरीफ साहिबा के साथ नजमा हमीद साहिबा मरहूमा के घर पे 20 दिन तक हाउस अरेस्ट रह के कैद काटी, लेकिन हमने इनके शिकवे नहीं किए इन बातों के, इसलिए कि सियासत में ये चीज़ें लाजम मलजूम है। जिसमें ये हौसला नहीं, वो तो सियासत कर ही नहीं सकता। उसमें इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी खंदा पेशानी से ये हालात का मुकाबला करते हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। बताएं भाई मेहर साहिबा, बहुत गुजारिश है, हम इनसे नहीं डरते, हम सिर्फ इंतशार से डरते हैं, इनके उस काम से डरते हैं जिसके बाद तशद्दुद उभर के आता है। डर नहीं लगता साहब, आपके इंतशार से लगता है, जो पूरे पाकिस्तान में देखा गया।
जी कुछ हिंदी फिल्मों के डायलॉग याद आते हैं। जी देखिए, नहीं बिल्कुल, मुझे बताइए, चले मुझे बता दीजिए, मेरी हद तक बता दीजिए, मैंने कहाँ इंतशार फैलाया? मुझ पे तो अल्लाह के करम से अभी तक कोई पर्चा भी नहीं है। मगर 14 अगस्त को 13 अगस्त की रात को मेरे घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी थी, इसको सिर्फ देखने के लिए कि मैं अपने घर से बाहर ना निकल पाऊं। मेरे वालिद वो है कि जिन्होंने माशाल्लाह, और मुझे बड़ा फख्र है, 40 साल इस मुल्क में सियासत की। पिछले इन द लास्ट 39 इयर्स उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं हुआ। पिछले 1 सालों में वो इंतशारी भी बन गए, वो दहशतगर्द भी बन गए, वो मुल्क दुश्मन भी बन गए, वो सजाए मौत के मुर्तकब भी बन गए। इतना इन्होंने गद्दारी कर मुल्क के साथ। तो देखिए, सियासत जो है ना, वो एक फर्क तरीके से खेली जाती है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो सियासत नहीं है, वो सियासी इंतकाम है जो लिया जा रहा है। जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह की बर्बरियत ढाई गई है, ये पहले हमने कभी नहीं देखा। जी, खवातीन अरेस्ट जरूर हुई, सियासी खवातीन थी जो हमेशा अरेस्ट हुई, मगर जिस तरह हमने देखा कि आम शहरियों के घर में पुलिस घुसी, जिस तरह हमने देखा कि बच्चियों को, औरतों को उनके दुपट्टे छीने गए, उनको सड़कों पे घसीटा गया, ये हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं देखा था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को जरूर जेल में डाला गया, सियासी और खवातीन को जेल में डाला गया, सही नहीं था, गलत था, मगर यहाँ पर आपने गैर सियासी लोगों को, आपने आम शहरियों को, आपने डॉक्टर्स को, आपने वकीला को, आपने स्टूडेंट्स को उनके घरों से रात के बीच में उनके दरवाजे तोड़ के उनको जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया। इसको सियासत नहीं कहते हैं, इसको बर्बरियत कहते हैं, इसको फैशिज्म कहते हैं। तो उसका जवाब अलग से दीजिएगा प्लीज, हमें सियासत पे वो अच्छा, वो मेहर साहिबा वो कहते हैं वो इंतशार भी तो है ना, जिसकी वजह से ये सब उनको करना पड़ा। वो कहते हैं 9 मई वो तमाम तर यादें तल्ख उनके ज़हनों से निकाली नहीं निकलती। जी, बड़ा सदमा है, बड़ी गहरी घाव लगी है 9 मई पे, पूरे मुल्क पे वो घाव लगी है। हम तो जानना चाहते हैं कि कौन थे जिम्मेदार। हम तो आज बिल्कुल लगी है, क्यों नहीं लगी है? फौजी तंसीबात पे हमले, मैं भी कह रही हूँ, हमें भी लगी है, मुझे हमें भी लगी है जी, हमें भी लगी है, नो सटायर वाकई लगी है। और उसको मैं बिल्कुल सटायर में नहीं, हम सबको लगी है, और हम सबको तो आपसे ज्यादा लगी है, क्योंकि एक वाकया हुआ और उसका हमें निशाना बनाया गया, जो हम पे जुल्म ढाया गया। उस वाकये को बुनियाद कौन लहरा रहा था वैसे, बाय द वे जुलूस को कौन लीड कर रहा था? सहर कामरान साहिबा, यूनिफॉर्म था वो, उसको लहराया जरूर गया, मगर यूनिफॉर्म लहराना जो है वो कौन किसने किया था, इनसाइड किसने किया था? जरूर मैं आती हूँ तायरा साहिब आपकी तरफ भी, मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं एक जवाब इनका देना चाहूंगी इनकी इस बात का। चले आप सब गुफ्तगू कर लें, कंप्लीट कर लें। नहीं मेहर साहिबा, आप अभी आप बात ही करी थी, आप ही की टर्न है, आप मुकम्मल कर लें, मैं फिर सबकी तरफ जाती हूँ। नहीं, बेहतर है कि ये लोग अपनी गुफ्तगू कर लें, मैं उनका बाद में जवाब दूंगी। देखिए, आप लोगों ने एक बयानिया बनाया, हम आज भी कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ले आए, अदालतों में पेश कर दीजिए। हमारे लोग पिछले 1.5 साल से इंसाफ के मुंतजिर हैं, आप उनके खिलाफ चार्जेस तक नहीं लेकर आए। अगर इतना ही सबको मालूम है कि कौन मुलव्विस था, तो 2 सवालों के जवाब दे दें। एक फर्द के ऊपर 8 मुख्तलिफ अजला में दर्जन केसेस क्यों हैं? क्योंकि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि कहीं पे शायद निशाना लग जाए, या आप सिर्फ उनको ज़दोकोब करना चाहते हैं, आप सिर्फ उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास शवाहिद इतने ठोस हैं तो अभी तक अदालतों में, जैसे ये फुटेजेस का हवाला दे रहे हैं ना मेहर साहिबा, जब भी हम बात करते हैं फुटेजेस का हवाला देते हैं, जैसे वो यूनिफॉर्म लहराने वाली, जी, तो हसन न्याजी साहब को यूनिफॉर्म लहराने के लिए मिलिट्री कोर्ट तक में ले गया और अभी तक उनको सजा नहीं दी। एक पतलून लहराने की क्या सजा होती है, उसका तयन कर लें और उनको वो सजा दे दीजिए। करेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बात सही है कि मिलिट्री कोर्ट ले गए, सजा का है, सजा का है जी सहर साहिबा। देखिए बात ये है, ईमा साबित करें। एक सेकंड सहर साहिबा, अब जस्ट कंप्लीटिंग, उसके बाद बिल्कुल मैं आपको नहीं टोकूंगी। आप पहले साबित कीजिए कि जो आपने ईमा की बुनियाद पे 109 के जरिए आपने केसेस दायर किए हैं, वो ईमा कहाँ है? कैसे आप उसको बुनियाद बना सकते हैं FIRs की? दूसरा, अगर आप कहते हैं आग लगी, जलाओ घेराव हुआ, तो कौन थे वो लोग? क्योंकि जो चेहरे टीवी पे दिखाई देते हैं, जो कि सिटीजन फुटेज है, वो चेहरे तो जेलों में नहीं है, और जो चेहरे कुछ वहां पे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनको सब माफ हो गया। जो दूसरी जमातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे माफी, ये बहरहाल ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सहर साहिबा, सजा तो देना। देखिए मोना, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए थी,
जैसे जो है अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सज़ा मिली थी, सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि अदलिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ पे भी केसेस चल रहे हैं और शवाहिद मौजूद हैं वहाँ पे सजा दें। वैसे मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, इन तो यूके पार्लियामेंट में भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कोशिश की कि कहीं प्रोवोक करें, किसी किस्म की कोई पाबंदी लग जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए, कोई कसर तो छोड़ी नहीं। बात यह है कि उस दिन की फुटेजेस मौजूद है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, पाकिस्तान के अवाम ने भी देखी है। वो फुटेजेस जो है वो सबने देखी है कि कौन प्रोवोक कर रहा था, कौन इंसाइट कर रहा था। हमें वो पेट्रोल बम भी याद है ज़मान पार्क से जो फिक रहे थे, हमें वो भी याद है, वो स्टेटमेंट भी याद है, वो अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट्स भी याद है। और देखिए अभी आप जो बात कर रही हैं, आपने तो शायद देखा नहीं ना कि कैसा कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान किस तरीके से तालिब इल्मों को कैद किया गया। आपको नहीं मालूम कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो जेल थी, सखर जेल, वो कैसी थी? आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। आपको याद कराऊं कि अगर आपको तैयबा गुल के ऊपर ही कम से कम माफी मांग ले इमरान खान साहब कि उसको होस्टेज बना के इन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन पे झूठे केसेस बनाए। इन्होंने जब फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात जेल मूव शिफ्ट किया, इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वॉशरूम में कैमरे लगवाए। आप अभी आज जो बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से झूठ है सारा, ये झूठ क्या आसिफ अली जरदारी साहब को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी, आसमा भुट्टो को उनसे मिलने नहीं दिया, उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, जस्टिफाई नहीं होता। वैसे मेहर साहिबा कहीं भी कैमरे लगे, ये तो बहुत वेरी बिलो द बेल्ट। ये वो जो है ये इन बातों का कोई बताएगा। अच्छा मैं आती हूँ, अब आप थोड़ा सा हम्मल करके सुने ना, मैं तो बहुत देर से सफर करके सुन रही थी। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो पॉलिटिकल स्पेस को कॉम्प्रोमाइज किया। ये कहते थे कि कोई इनको जो है पार्लियामान चला के देता है, ये इन्होंने ऑफिसेस खोले पार्लियामान। मैं आती हूँ आपकी तरफ भी तायरा साहिबा, ये क्योंकि आप इसका डायरेक्टली आप ही जवाब दे सकती हैं कि क्या वाकई ये जो वॉशरूम में खुदा ना खास्ता कैमरे लगाने वाले जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बताएं कि सदर मुमलिकत थे आसिफ अली जरदारी, उनके जो है उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। हाँ, ये भी दिस वाज द क्रिमिनल एक्टिविटी, दिस वाज द क्रिमिनल एक्टिविटी कि उनकी इंसुलिन खराब हो गई। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल काफ़ी एक हीटेड डिबेट थी एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि कुछ मौज़ूआत ही ऐसे हैं कि सबको चुभने वाली बातें। तायरा साहिबा, आप जो बात कर रही थी, आप ब्रेक से पहले भी जवाब देना चाह रही थी, ये इंडाइटमेंट के ऊपर सवाल उठाया है जो कि बड़ा मेरा ख्याल है ज़रूरी सवाल है जो कि मेहर साहिबा ने उठाया ब्रेक से पहले। उन्होंने कहा ये इतनी अगर फुटेजेस हैं और आप हर तरफ हर जगह दिखाते रहते हैं, सरकारी एड्स में भी बाकायदा जो है हुकूमत के जो है वो ये होती हैं कि ये किसने क्या बयान दिया और क्या बयानबाजी की, तो इनको सज़ा क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं स्टूडेंट थी, एक बड़ा तारीखी वाक़या, महर को तो ज़्यादा पता होना चाहिए, इनका ताल्लुक भी शहर मुल्तान से है। कि स्ट्राइक थी, गवर्नर थे मलक अमीर मोहम्मद खान साहब और स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे थे। उस स्ट्राइक में सब लोग थे, लेकिन मैं उस स्ट्राइक में गेट के अंदर ही थी। अभी लड़के लड़कियां सब बाहर थे, लड़कों का कॉलेज भी सामने ही था। तो डॉक्टर वहीं होते थे, प्रिंसिपल मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के, उनका एक ही बेटा था जोधत वाई, और वो अपनी साइकिल सर पे उठा के कचहरी चौक से गुजर रहा था, क्योंकि वो स्ट्राइक में नहीं था, वो एक साइड से गुजर रहा था। एकदम से गोली आई पुलिस की, उसको लगी और उसकी डेथ हो गई। ये मेरी आंखों के सामने का वाकया है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के साथ बाहर वाली तरफ जोधत कामरान की आज भी वहाँ एक कब्र मौजूद है जिसपे स्टूडेंट्स फूल वगैरह चढ़ाते हैं उसकी बरसी के दिन। और उनकी वालदा का वो एक ही बेटा था, फिर उनकी ट्रांसफर कर दी गई लाहौर, और उनकी वालदा का ज़िली तबादला उस बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद बिगड़ गया। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब इस किस्म के वाकयात होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वो बेचारा स्ट्राइक में नहीं था, लेकिन गोली लग गई उसको और वो शहीद हो गया। अब बात है, इन्होंने कहा जी मुझ पे भी केसेस है। बात के ये फर्द वाहिद नहीं है, पीटीआई एक पूरी जमात है। उसमें जब यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के अंदर शीशा खोल के कह रही हैं, जब मुराद सईद साहब कह रहे हैं, जब ये बाकी इनकी क़यादत कह रही है, जब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, जब ये सारे बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि जी हमने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने वहाँ पहुँचना है और जो टारगेट आपको दिया गया है आपने वो अचीव करना है,
तो क्या इंस्ट्रक्शन थी कि वहाँ जाके फूलों के हार पहनाने थे? वो यही इंस्ट्रक्शन थी कि वहाँ जाके जो तकरीबकारी आपको बताई गई है आपने वो करनी है और नताज से आगाह करना है। और उसके बाद ये सारी अफरा तफरी शुरू हो गई। सियासत के अंदर तशद्दुद का एलिमेंट कभी किसी दौर में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी सियासी जमात का। आप यकीन जाने, मुझे आज तक दुख है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लियाकत बाग से जलसा करके बाहर जा रही थी, उन्हें गोली लगी और वो वहीं शहीद हो गई। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको नहीं होना चाहिए। जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी लंदन से रवाना हुए, उनकी बेगम कौमे की हालत में थी, उन्हें पता था पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे लाहौर एयरपोर्ट पे वो उतरे, एक और इसमें बात है वो जोड़ दीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात हुई है यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो बाथरूम में एक हमने सुनी थी उस वक्त बात, बहुत अल्लाह माफ करे, बहुत एक तशवीशनाक बात थी कि उनके बाथरूम्स में भी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। अभी सहर साहिबा ने ये नुक्ता उठाया और मेहरबाना साहिबा ने उसकी सख्त तरदीद की। उन्होंने कहा कि अलग नहीं था, नहीं उसका जो सेल है ना, हाँ। उनका जो सेल था रहने का, वहां भी कैमरे थे। मुझे समझ नहीं आती कि वो बेचारी कपड़े कैसे बदलती होंगी, किस तरह पर्दा करती होंगी। ये तरीके जो हैं सियासत में, ये तरीके नाकाबिले माफी हैं। इनका कोई जवाब नहीं है एक इस्लामी मुल्क को और उसके अंदर इस किस्म की क़यादत के साथ हरकतें हों। और जब वो कराची गई हैं अपने शौहर के साथ, सफदर साहब के साथ, जी वो तो ये याद होगा सबको पता है, अपना शहर कामरान को वहाँ भी आधी रात को उनके दरवाजे तोड़ के खुलवाए गए। ये कोई तरीकाकार है? और ये सियासत के अंदर जो तशद्दुद का एलिमेंट है, हुकूमत चाहे किसी की हो, ये नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले कबूल है। उन्होंने जेल के अंदर अपनी वालदा की डेथ की खबर सुनी, मियाँ साहब ने अपनी बीवी की इंतकाल की खबर जेल के अंदर सुनी। इसके लिए भी उन्होंने आज क्या है, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो फारग है नौकरी से, वो पकड़ा गया है इमरान खान की बैरून मुल्क कॉलें करवाता हुआ और लोगों को अपॉइंट करके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अंदरून मुल्क भी बातें कॉलें करवाता हुआ, राब्ते करवाता हुआ। और अडयाला जेल के 16 मुलाजमीन और सुपरिटेंडेंट जेल आज नौकरी से फारिग है। हाँ। आप मुझे बताएं, ऐसी मिसाल हमने कभी पहले सुनी थी? हाँ। और इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जो कन्फेस कर रहा है वो सुपरिटेंडेंट। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। ज़ाहिर है आपका चूंकि इस हल्के से ताल्लुक है ताहिरा साहिबा, तो आप कह रही हैं कि कॉलिंग करा रहा था इंटरनेशनल भी और लोकल भी खान साहब को। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल वो राब्ते करवा रहा था, वो इंस्ट्रक्शंस जारी थी कि सोशल मीडिया पे ये लॉन्च किया जाए, ये राब्ते किए जाएं। और सारे 16 मुलाजमीन जेल के अंदर जो उसने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपॉइंट किए, वो तो कहते हैं कि वो खाना चेक करता था। ताहिरा साहिबा, पीटीआई कहते हैं वो खाना चेक करता था खान साहब का कि उसमें कोई जहर आलूद चीज ना हो। और उन लोगों को आप लोगों ने हटा दिया जिसपे पीटीआई को बड़ी तशवीश है कि अब खान साहब की जो खाने की के हवाले से कंसर्न्स है वो उठ गए कि उनको खुदा ना खास्ता कुछ मिला के ना दे दें उनके खाने में। उनको मिला के देने की जरूरत क्या है? वो क्या करेंगे? अगर वो 10 साल भी जेल रहे तो क्या करेंगे? बाहर निकल आए तो क्या करेंगे? जो वो अंदर है वही वो बाहर है। जो उनका ज़हन है ना वो कोई बदल सकता है, ना उनकी फितरत कोई बदल सकता है। अगर कोई बदल सकता है तो पीटीआई के लोगों का मिजाज बदले, उनकी सोच बदले, उनकी सोच में पाकिस्तान की तरक्की डाले, माशी खुशहाली डाले, लोगों की बेरोजगारी। बहुत दिलचस्प बात है मेहर साहिबा, वो कह रही है खाने में क्या मिलाएंगे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पे लाके छोड़ा। उनको कोई किसी चीज पे उनका जहन कोई नहीं बदल सकता, जो कि एंटी पाकिस्तान एंड पाकिस्तान बेहतर दूसरे नंबर पे आप पे हाउस ऑफ कॉमन्स वाली बात भी आई थिंक आपके पर्सनल एक वो उठी थी, आप उसका जवाब दे दें। दो मेरे पास वक्त मुख्तसर है और मैं सहर साहिबा का भी मौका देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सहर साहिबा अगेन, जैसे मैं कह रही थी ब्रेक पर भी, इतने दूर आ गए हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासत से कि वो भूल गए हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी दुनिया के कैपिटल्स में जाया करती थी, अपना जमहूरियत का लड़ाई लड़ती थी और जमहूरियत का जो झंडा है उसे बुलंद करती थी। तो मैंने भी उससे ना कुछ ज्यादा किया ना उससे कम। हाउस ऑफ लॉ में जरूर हमने गुफ्तगू की और जरूर हमने जमहूरियत की बात की और मेरे ख्याल में तो इनको तो उस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए है। अगर हमारे साथ अगर इलेक्शंस में इस तरह की गैर शफाफ हरकतें हुई और इस तरह की हरकतें हुई कि जिससे लोगों को शर्म आए
कि किस तरह एक जमात को ज़दोकोब किया, किस तरह एक जमात को रोका गया, किस तरह एक जमात का पाकिस्तान के लिए बात की। जी, she talked about democracy and I also remember शिकायतें नहीं लगाई उन्होंने, मेहर साहिबा वो कह रही हैं मुल्क की शिकायतें नहीं जी, लगाई। उन्होंने मुझे तो याद है कि यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान से जो मुंसलिक सहर साहिबा प्लीज जस्ट अ मोमेंट, आप थोड़ी सी अपने दिल में जरा बर्दाश्त पैदा कीजिए। आप एक लीडर को लेके ऐसी बात तो ना करें, आपको अपने आप को बेनजीर बना रही हैं आप। आई एम सॉरी, यू आर नोवेयर क्लोजर टू हर। Not at all. We all have our own identities. मुझे अपनी जो मेरे खानदान की आइडेंटिटी है, जो मेरी अपनी आइडेंटिटी है, उस पर बड़ा फख्र है। मैं अपनी आइडेंटिटी को लेके ही चलूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उनकी सियासत की बड़ी कदर, बड़ी इज्जत करती हूँ। उन्होंने इनफैक्ट 90s में जॉन नेग्रोपोंटे साहब जी जब आए थे तो उन्होंने तो यहाँ तक भी बात की थी जब मुशर्रफ का दौर था कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत रिस्टोर नहीं होती आप पाकिस्तान की एड बंद कर दें, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दें। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जमहूरियत के लिए बातें की ने कभी नहीं कहा था। दैट्स अ फेक लेटर व्हिच हैज बीन सर्कुलेटेड। अच्छा कहते हैं फेक लेटर है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा था। आई थिंक इस तरह की ये ना एक पीटीआई का सबसे बड़ा एक तुर्रा ये है कि ये जो एक फेक प्रोपेगेंडा है इस पे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राइट वक्त नहीं है नाज़रीन, आई हैव to wind up. Thank you. It is indeed a very interesting debate, but I wish I had time.